दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना सरकार की उच्च प्राथमिकता। 2022 तक सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होने का भरोसा दिलाया। देश भर में कल 42,12,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक लगभग 40 करोड़ खुराक दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। मिजोरम में कल मध्यरात्रि से 24 जुलाई तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शिक्षा सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी किए। नौसेना को अमेरिकी नौसेना से 2 MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। पश्चिम यूरोप में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी। विनाशकारी बाढ़ से 120 से अधिक लोग मरे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप 2021 मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे की मजबूती को उच्च प्राथमिकता दी है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 18वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने ये बात कही। चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए डीआरडीओ और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। लगभग सुरक्षा बल ने 15 अरब रुपए के नारकोटिक्स को पकड़ा है, 4.5 करोड़ के सोना चांदी को पकड़ा है, 15 आतंकवादियों को मार गिरा है और लगभग 2000 आतंकवादियों को घुसपैठियों को पकड़ने का काम किया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। जब जब देश में समय समय पर जरूरियात महसूस की, ये सारे बल की स्थापना होती रही, उनको संसाधन मुहैया कराए और आगे बढ़ाने का काम हुआ। परंतु अटल जी की सरकार में पहली बार वन बॉर्डर वन फोर्स की सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया और इसका एक स्ट्रक्चर्ड खाका शुरू हुआ। बीएसएफ के जिम्मे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जिम्मे भारत और चीन की सीमा है, सशस्त्र सीमा बल के जिम्मे नेपाल और भूटान की सीमा है और असम राइफल के जिम्मे म्यांमार की सीमा है। एक स्ट्रक्चर्ड खाका पहली बार देश में बना और सबकी जिम्मेदारियां तय हुई। पिछली यूपीए सरकार के दौरान हुए कामकाज से तुलना करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2008 से 2014 के बीच की अवधि में सीमा पर केवल 3,600 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में अब तक 4,764 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। श्री शाह ने यह भी कहा कि अर्धसैनिक बलों की आवाजाही को सहज बनाने के लिए यूपीए सरकार ने केवल 1 सुरंग बनाई थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार अब तक 6 सुरंगें बना चुकी है और 19 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री शाह ने आश्वस्त किया कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम अगले वर्ष से पहले ही पूरा हो जाएगा।
संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज शाम सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री नायडू सत्र के दौरान सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सरकार ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी उसी दिन सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि बेहतर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांधीनगर के नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन और इसके ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के रेलवे सेक्टर में सुधार की जरूरत है और सरकार इसके आधुनिकीकरण के अलावा इसे एक परिसंपत्ति के रूप में भी विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के रेलवे स्टेशन भी वाईफाई सुविधा से लैस किए जा रहे हैं। 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण की विकास यात्रा में आधुनिकीकरण के साथ साथ किसानों, निर्धनों और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के हाल के प्रयासों से देश का रेलवे नेटवर्क अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजधानी स्टेशनों तक पहुंच गया है। गुजरात साइंस सिटी में नई परियोजना के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अध्ययन और रचनात्मकता के जरिए बच्चों के स्वाभाविक विकास में मदद मिलेगी। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, उनका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास और पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की अटकलों के बीच आज कहा कि किसी ने भी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में पार्टी की संभावनाओं को और मजबूत करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री येदियुरप्पा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री पवार ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075।
महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तीसरी लहर की आशंका रोकने के लिए कारगर उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में नए संक्रमित लोगों का लगभग 80% देश के 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल से होने पर चिंता व्यक्त की। जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण पर विशेष बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आपसी सहयोग और एकजुट उपायों से इस महामारी से निपट रहा है। बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सप्ताहों में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। ये भारत के लिए भी खतरे का संकेत है, जो स्पष्ट कर रहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को नए आईसीयू बिस्तर और परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग दिया गया है। उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के आपात चिकित्सा पैकेज की केंद्र सरकार की घोषणा का उल्लेख किया। देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण में वृद्धि चिंता का विषय है। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए वैक्सीन को प्रभावी उपाय बताते हुए प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर बल दिया। देश में अब तक लगभग 40 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 42,12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इसके साथ ही देश में लगाए गए कुल टीकों की संख्या 39 करोड़ 96 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 43,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 2 लाख से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4,24,000 रह गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 2.21% है और दैनिक संक्रमण दर 1.91% है। कल 560 मरीजों की कोविड से मौत हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 4,13,000 मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 44 करोड़ 20 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 19,98,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके इस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं और 18 लाख 16 हजार से अधिक वैक्सीन जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार समूचे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। टीकों की पर्याप्त उपलब्धता होने से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना सरकार की उच्च प्राथमिकता। 2022 तक सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होने का भरोसा दिलाया। देश भर में कल 42,12,000 से अधिक
कोविड टीके लगाए गए। अब तक लगभग 40 करोड़ खुराक दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। मिजोरम में कल मध्यरात्रि से 24 जुलाई तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शिक्षा सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी किए। नौसेना को अमेरिकी नौसेना से 2 MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। पश्चिम यूरोप में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी। विनाशकारी बाढ़ से 120 से अधिक लोग मरे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप 2021 मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। नीति आयोग में सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण हैं। कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्व कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है और हमें किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि थर्ड वेव हमारे देश में नहीं आने देना। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो ये संभव है और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज्यादा होता है, कुछ महीनों में 3 महीना 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। हमारी को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र को छोड़कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में स्थिति से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि स्पेन में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक संख्या में 64% की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि नीदरलैंड्स में 300% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी फैसला कर लेते हैं तो तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगले 3-4 महीनों में टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी और संभावना है कि हम सुरक्षित क्षेत्र में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को सजग रहना है क्योंकि बड़ी संख्या में अब भी लोग संक्रमण के दायरे में हैं। केंद्र सरकार ने देश में जनजातीय समुदाय के बीच कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और मध्य प्रदेश के मांडला जिले में शुरू किया गया। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन, धन और उद्यम अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य ट्राइफेड से जुड़े 45,000 वन धन विकास केंद्रों में सहभागी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों में कोविड वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना है। यह अभियान यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आजीविका उपार्जन के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ जीवन के लिए वर्तमान में टीकाकरण सबसे अधिक आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मिजोरम सरकार ने 18 जुलाई से 24 जुलाई मध्य रात्रि तक के लिए सख्त लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। 7 दिन का ये पूर्ण लॉकडाउन आइजोल नगर निगम इलाके में लागू होगा। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के कार्यालय और निजी कंपनियों को बंद रखा जाएगा और केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक और डाकघर न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ खुलेंगे। बाजार बंद रहेंगे। पूजा स्थल, शिक्षा संस्थान, सार्वजनिक उद्यान, पिकनिक स्थल, थिएटर, जिम्नेजियम, सामुदायिक भवन, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बंद रहेंगे। राज्य के अन्य इलाकों में जिला प्रशासन स्थानीय स्थिति के आधार पर इस बारे में निर्णय लेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का अनुरोध किया है। राज्य की समीक्षा बैठक में श्री ठाकरे ने प्रधानमंत्री से इस बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर पर अभी पूरी तरह नियंत्रण नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्थानों और पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ बढ़ रही है।
श्री ठाकरे ने लगातार सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने जनवरी से मार्च 2021 तक के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े 2608 कंपनियों के तिमाही प्रदर्शन पर आधारित हैं, जो गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध हैं। इसके अनुसार विनिर्माण से जुड़ी 1644 कंपनियों की बिक्री में वर्ष दर वर्ष आधार पर चौथी तिमाही में 31% की वृद्धि दर्ज की गई, जो इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 7.4% ही थी। इस अवधि में वर्ष दर वर्ष आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की बिक्री में 6.4% की वृद्धि हुई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में विदिशा में कुएं हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री रामनाथ कोविंद ने उम्मीद जताई कि कुएं में फंसे अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों में सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 2020-21 के लिए टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिले जुले तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। पिछले वर्ष सितंबर में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए भी लागू होंगे। बीच के सेमेस्टर और वर्ष के लिए उच्च शिक्षा संस्थान यथाशीघ्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिले जुले रूप में शिक्षा सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सभी शिक्षा बोर्डों के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही शुरू हो सकेंगी। सभी स्कूल बोर्डों की 12वीं की परीक्षा के परिणाम इस महीने की 31 तारीख को प्राप्त हो जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना ने सैन डियागो के नौसैनिक अड्डे पर आयोजित समारोह में 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त की है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में सफलता के साथ उड़ान भर सकते हैं और इनमें एवियोनिक्स और सेंसर जैसी सभी आधुनिकतम सुविधाएं हैं। भारत में इन हेलीकॉप्टरों में अनेक विशिष्ट उपकरण और हथियार भी लगाए जाएंगे। भारतीय चालक दल के सदस्यों का पहला बैच अमेरिका में इनके परिचालन का प्रशिक्षण ले रहा है। अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान की अगली उड़ान 20 जुलाई को होगी। इस अंतरिक्ष यान की ये 16वीं उड़ान होगी। पहली बार इस उड़ान में अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। महाराष्ट्र के कल्याण की संजल गंवाड़े इस कंपनी में सिस्टम इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट। संजल गावंडे ने अपनी स्कूली शिक्षा कल्याण से पूरी की है। मुंबई विद्यापीठ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने मिशिगन विद्यापीठ से MS किया। उसकी मां MTNL की पूर्व कर्मचारी सुरेखा गावंडे ने कहा, कोई बोलते थे लड़की है तो मुझे भी लगता है जो लड़की है जिसकी कैपेसिटी है उसको सबने अपनी साइड का प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर हम दोनों ने उसके पीछे खड़े रह गए। उसका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया और उसकी मेहनत से फिर वो आगे गई मैकेनिकल साइड से। 2016 में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संजल को निजी पायलट तथा 2020 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया गया। इससे पूर्व निजी कंपनियों के लिए संजल रेसिंग कार तथा बोट का इंजन बना रही थी। ब्लू ओरिजिन में उसके चयन के बारे में उसके पिता स्थानिक महापालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी अशोक गावंडे ने कहा, हर टाइम ट्राई करती थी कि एरोस्पेस के अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता है वो रास्ता हमेशा चूजती रही। ब्लू ओरिजिन कंपनी में जाना है तो उसके लिए वो उनका जो वेबसाइट है वेबसाइट के ऊपर ढूंढती थी और उसके हिसाब से वो अप्लाई करती थी और अप्लाई करने के बाद में उसको रिप्लाई मिला और उसका इंटरव्यू हो गया। ये जो सक्सेस हो गया वो सक्सेस उसका ही है।
अप्रैल 2021 से संजल ब्लू ओरिजिन में सिस्टम इंजीनियर के पद पर काम कर रही है और ऐसे कहा जा रहा है कि रॉकेट बनाने वाली टीम का वो हिस्सा है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अपने जमाने की सुप्रसिद्ध निर्मात्री, गायिका और अभिनेत्री कानन देवी को। बंगाल सदा से कलाकारों की भूमि रही है। इसकी मिट्टी ने संगीत, कला, साहित्य और फिल्म क्षेत्र के ऐसे कई सितारों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी चमक से सारी दुनिया को रोशन किया। इन्हीं में एक नाम है कानन देवी का। आज 17 जुलाई है और पुण्यतिथि है प्रसिद्ध फिल्म निर्मात्री, गायिका और अभिनेत्री कानन देवी की। इनका जन्म 22 अप्रैल 1916 को बंगाल के हावड़ा में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। कानन का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई उस समय वे केवल 10 साल की थीं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को देखते हुए कानन देवी को अपनी मां के साथ काम करना पड़ा। इसी दौरान एक पारिवारिक मित्र की सहायता से उन्हें ज्योति स्टूडियो की फिल्म जयदेव में काम करने का अवसर मिला। इसके बाद कानन देवी ने ज्योति बनर्जी के निर्देशन में राधा फिल्म्स के बैनर तले बनी कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। कानन देवी ने संगीत की शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा और भीष्मदेव चटर्जी से संगीत की शिक्षा ली। 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति अभिनेत्री के रूप में कानन देवी की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1941 में कानन देवी ने न्यू थिएटर छोड़ दिया। 1942 में आई जवाब कानन देवी के करियर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया ये गीत दुनिया है तूफान मेल उन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद कानन देवी की हॉस्पिटल, वनफूल, राजलक्ष्मी जैसी कई फिल्में आई। 1948 में आई चंद्रशेखर अभिनेत्री के रूप में कानन देवी की आखिरी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके सामने अशोक कुमार थे। अपने 3 दशक लंबे सिने करियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा जगत में कानन के योगदान को देखते हुए 1976 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया। 17 जुलाई 1992 को कानन देवी की सुरीली आवाज सदा सदा के लिए खामोश हो गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 की एक दिवसीय विश्व कप में आमने सामने थीं, जिसमें भारत की जीत हुई थी। कोरोना महामारी के कारण 2020 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के स्थान पर यूएई और ओमान में खेला जाएगा। पश्चिमी यूरोप में आई भीषण बाढ़ से लोगों को बचाने का काम जारी है। इस बाढ़ में अब तक 120 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई सौ लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ का असर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स में अधिक है। अरब सागर में हवा के कम दबाव के कारण कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज वर्षा हो रही है। राज्य के मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलूर, शिवमोगा, हासन और कोडागू में कल तक तेज वर्षा के अनुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना सरकार की उच्च प्राथमिकता। 2022 तक सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होने का भरोसा दिलाया। देश भर में कल 42,12,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक लगभग 40 करोड़ खुराक दी गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। मिजोरम में कल मध्यरात्रि से 24 जुलाई तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शिक्षा सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी किए।
नौसेना को अमरीकी नौसेना से 2 MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।